नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर 7 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है शैशवावस्था में पोषाहार। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि शैशवावस्था कौन सी उम्र की अवस्था है, यानी कि किस उम्र के बच्चे इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले उसकी जानकारी हम लेंगे। अगर यूँ कहा जाए कि सबसे पहले जो 2 माह तक का जो शिशु रहता है वो होता है नवजात। 2 माह से लेकर, कुछ में 1 या 2 माह भी कहा गया है, 1 माह से या 2 माह से लेकर करीबन 2 वर्ष तक की अवस्था जो रहती है वो हो जाती है शैशवावस्था। यानी कि वह अवस्था जिसमें शिशु माँ के शरीर से दूध पीता है और धीरे धीरे माँ के शरीर से दूध पीना छोड़कर वो ऊपरी आहार लेना भी शुरू कर देता है, और यहाँ तक कि उसका शारीरिक विकास इतना हो जाता है कि बच्चा धीरे धीरे अपने शरीर पर कंट्रोल लाना सीख जाता है, चलना फिरना वगैरह सीख जाता है, बोलना वगैरह सीख जाता है। आगे देखते हैं कि शैशवावस्था में कौन कौन से पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे शैशवावस्था में पोषाहार। शैशवावस्था में पोषाहार का मतलब है कि शैशवावस्था में बच्चे को किन किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता रहती है, उन पौष्टिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला जो पौष्टिक तत्व है वो होती है बच्चे के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा यानी कि बच्चे को जो शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति यानी कि उसको कार्य करने की शक्ति है, या जिसमें बच्चा लगातार अपने हाथ पैरों को हिला रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, बैठा है, सो रहा है, तो हर समय में उसको कोई ना कोई थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए होती है। वो ऊर्जा बच्चे को कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर सबसे पहले देखा जाए कि प्रथम जो 6 माह है, प्रथम 6 माह के अंदर बच्चे को ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है। अधिकतम बच्चे को अगर देखा जाए तो 92 किलो कैलोरी करीबन जो ऊर्जा की आवश्यकता रहती है प्रति शरीर भार पर, यानी कि उसके शरीर का भार कितना है उसके अकॉर्डिंग उसको 92 किलो कैलोरी आवश्यकता रहती है। अगले 6 माह जो रहते हैं, यानी कि ये तो शुरुआत के हैं, बाद के 6 माह यानी कि 0 से 6 माह कह सकते हैं, 6 से 12 माह इसको कहा जा सकता है। तब बच्चे की धीरे धीरे जो ऊर्जा की मांग है वो और अधिक बढ़ जाती है, और उसकी जो मांग है वो करीबन हो जाती है 80 किलो कैलोरी प्रति शरीर वेट पर, यानी कि शरीर के भार के अनुसार, क्योंकि बच्चे का जो भार है वो भी लगातार वृद्धि होती जा रही है उसमें, और उस भार की वृद्धि के साथ ही उसकी जो कैलोरी की मांग है वो इतनी हो जाएगी। 6 माह में धीरे धीरे अगर देखा जाए, बाद के जो 6 माह धीरे धीरे उसकी जो मांग है वो कम हो जाती है। यह ऊर्जा जो बच्चे को है वो माँ के दूध से, ऊपरी आहार जो बच्चा ले रहा है उससे, और उसमें प्रोटीन, कार्बोज और वसा की जो मात्रा बच्चे को मिल रही है उनके माध्यम से ये ऊर्जा की मांग जो है वो पूरी होती है। दूसरा आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो पोषाहार में बच्चे की आवश्यकता है वो प्रोटीन बच्चे को मिलेगा। अगर उसको देखा जाए तो 6 माह के अंदर बच्चे को जो प्रोटीन की मांग है वो हो जाएगी 1.16 ग्राम प्रति शारीरिक वेट पर, यानी कि जो उसका वजन है उस वजन पर। अगले जो 6 माह है, यानी कि ये तो 0 से 6 माह हो गए, 6 से 12 माह यानी कि 1 साल का होते होते बच्चे की जो प्रोटीन की मांग हो जाएगी वो हो जाएगी 1.69 ग्राम प्रति किलो वजन, यानी कि उसका कितना वजन है उसके आधार पे। ये जो प्रोटीन है बच्चा माँ के शरीर से दूध से प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा बच्चा जो ऊपरी आहार ले रहा है, जैसे दाल का पानी वगैरह है, जूस वगैरह है, या जो भी बच्चे को ऊपरी आहार में दिया जा रहा है उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन की मांग जो है वो पूरी हो जाती है। तीसरा आ जाता है विटामिन।
विटामिन अगर देखा जाए, वैसे तो माँ के शरीर से जो बच्चा दूध प्राप्त कर रहा है उसमें लगभग सारे विटामिन बच्चे को मिल जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। लेकिन बच्चे को जो विटामिन डी की मांग होती है वो अलग से दी जाती है, जिसमें बच्चे को सूर्य के प्रकाश में माध्यम से भी उसको दी जा सकती है, या विटामिन डी की जो उसको खुराक वगैरह भी दी जा सकती है। विटामिन ए जो है बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होता है, जो कि शुरू के 6 माह में तो बच्चे को माँ के दूध से प्राप्त हो जाती है। बाद में बच्चे को विटामिन ए की जो खुराक है वो पिलाई जाती है और बच्चे की जो मांग है वो पूरी की जाती है। इसी तरह विटामिन सी की जो बच्चे की मांग है वो भी खुराक के माध्यम से देके बच्चे की पूरी की जा सकती है। और वैसे ये तत्व जो है विटामिन ए, बी और सी वगैरह जो है ये माँ के दूध में पूरी तरीके से बच्चे की मांग के अनुसार उपलब्ध रहते हैं, जो कि बच्चे को शुरू के 6 महीनों में मिल जाते हैं। चौथा जो पोषक तत्व रहता है वो है खनिज लवण। खनिज लवण में अगर देखा जाए कैल्शियम, फास्फोरस, इन 2 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है बच्चे में अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए, जो कि ये जो बच्चे की जो मांग है वो माँ के दूध से पूरी हो जाती है, जो कि बच्चे की अस्थियों दांतों के निर्माण में लगते हैं। उसके अलावा आता है लौह तत्व। लौह तत्व बच्चे के शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बेहद जरूरी रहता है। अगर लौह तत्व की अगर मांग पूरी ना की जाए तो बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और बच्चा गंभीर रक्त अल्पता से ग्रसित हो जाता है और बच्चा कुपोषित कहलाता है। तो इन जो तत्वों की आवश्यकता है वो माँ के दूध से बच्चे की पूरी हो जाती है। बाद में जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो अगले जो 6 माह है, 6 से 12 माह की उम्र में बच्चे को और अधिक ऊपरी आहार वगैरह के माध्यम से इनकी मांग पूरी की जा सकती है। तो ये तो हो गया बच्चे का पोषाहार में कौन कौन से पौष्टिक तत्वों की मांग शुरू के समय में बहुत ज़्यादा रहती है। अब आता है कि जो बच्चे को स्तनपान करवाया जाता है, यानी कि जो बच्चा माँ के शरीर से दूध प्राप्त कर रहा है वो किस प्रकार बच्चे के लिए लाभदायक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्तनपान के लाभ, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बच्चे को स्तनपान क्यों करवाया जाता है। अगर देखा जाए जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय माँ के शरीर से जो पहला तरल पदार्थ निकलता है, यानी कि माँ के शरीर से जो पहला दुग्ध का निर्माण होता है उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। इसको दूसरा जो नाम है उसको खीस भी कह सकते हैं। ये पीले रंग का एक गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। ये पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है और क्षारीय द्रव होता है। इसमें सारे जो बच्चे को पोषक तत्व चाहिए होते हैं, पोषक तत्व परिपूर्ण होता है। पोषक तत्व सभी मिल जाएंगे। सुपाच्य होता है, आसानी से उपलब्ध रहता है। उसके अलावा शिशु के पाचन संस्थान के अनुकूल होता है। यानी कि एक शिशु की जो पाचन संस्थान शुरू के समय में कमजोर होता है, वो ज़्यादा जैसे भारी वस्तुओं को या भारी जो भोज्य पदार्थ है उनको नहीं पचा पाता है। तो जो माँ का दूध है वो बिल्कुल बच्चे के पाचन संस्थान के अनुकूल बना हुआ है, यानी कि वो उसको आसानी से पचा सकता है। उसके अलावा अगर जो बच्चे को माँ के शरीर से पहला जो कोलेस्ट्रम निकलता है वो पिलाया जाता है तो इसमें इतने अधिक एंटीबायोटिक पाए जाते हैं कि बच्चे को जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो जाती है, जो कि कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए उसको शुरू में ही माँ के दूध से प्राप्त हो जाती है। स्तनपान के लाभ देखते हैं तो स्तनपान का सबसे पहला लाभ ये है कि इसमें एक लैक्टोज शर्करा पाई जाती है,
जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, एमिनो एसिड आदि के अवशोषण में ये बेहद आवश्यक होते हैं। दूसरा, माता का जो दूध है एकदम स्वच्छ मिलता है, जीवाणु रहित मिलता है। मातृ दूध स्वच्छ एवं जीवाणु रहित होता है। दूसरा, माता का दूध जो है सदैव उपलब्ध होता है। इसे किसी भी प्रकार से गर्म करने, छानने वगैरह की आवश्यकता नहीं रहती है। ये सामान्य तापमान पर बच्चे के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। माँ के दूध में सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि पौष्टिक तत्व युक्त होता है। सभी सही तापक्रम पर बच्चे को उपलब्ध हो जाता है। इसमें लैक्टोफेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि शिशु की आंतों से संबंधित रोगों की लड़ने की जो क्षमता की आवश्यकता होती है वो उसमें लैक्टोफेरिन के माध्यम से बच्चे को उपलब्ध हो जाती है। दूसरा, माँ के शरीर में लैक्टोज की मात्रा अधिक होने से शिशु को कब्ज होने की संभावना नहीं रहती है, यानी कि बच्चे में जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या नहीं देखी जाती है, आसानी से मल का त्याग वगैरह किया जा सकता है। दूसरा, अगर गर्भवती महिला अपने शिशु को दूध पिलाती है तो माँ के गर्भाशय के संकुचन में भी ये सहायक होता है। एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी ये कार्य करता है, यानी अगले शिशु के जन्म के लिए एक लंबा गैप वगैरह जो इसके माध्यम से रखा जा सकता है। दूसरा, स्तनपान कराने से बच्चे और माँ दोनों के बीच में जो मातृ प्रेम है, जो दोनों का जो प्यार है, आपस में स्नेह है, वो और अधिक बढ़ जाता है। बच्चा माँ के प्रति सुरक्षा की भावना जो होती है वो और अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा जो माता का दूध है उसको कभी भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होता है। जब शिशु की मांग होती है तब वो माँ के शरीर से प्राप्त कर लेता है। अगर जैसे स्तनपान शिशु की मृत्यु दर को भी कम करता है, क्योंकि माँ के दूध में कुछ प्राकृतिक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि ईश्वरीय वरदान भी कहा जा सकता है इसको, जो कि शिशु के विकास वृद्धि के लिए एकदम सहायक होते हैं। बच्चे की जो मांग है उसके अनुकूल पाए जाते हैं, ताकि जो बच्चे को जन्म से ही स्तनपान कराया जाए तो बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है और बच्चे को कुपोषण से बचाया जा सकता है, और ऐसे में बच्चे की जो मृत्यु दर है उनको रोका जा सकता है। उसके बाद आता है कि स्तनपान कब करवाया जाना चाहिए। तो स्तनपान करवाने का समय तब होना चाहिए जब बच्चे की खुद की मांग हो, बच्चा खुद रोता हो, तब उसको स्तनपान करवाया जा सकता है। बच्चा भूखा है तब करवाया जा सकता है। स्तनपान कराते समय बच्चे को अगर गोदी में सही तरीके से लेकर उसको सर को थोड़ा सा ऊंचाई पर रख कर पिलाया जाना चाहिए, और दूध पिलाने के बाद बच्चे की कमर पर हमेशा सहलाना चाहिए, ताकि जब बच्चा दूध पीता है तो कई बार अनावश्यक जो वायु है वो उसके शरीर में नाक और मुख के माध्यम से प्रवेश कर जाती है, और बच्चे की पीठ पर सहलाने से और थपथपाने से वो अनावश्यक वायु जो है डकार के रूप में बाहर आ जाती है। और बच्चे को स्तनपान कराने के तुरंत बाद कभी भी ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। दूसरा, बच्चे को सोते सोते कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। उसको गोद में उठाकर लिटाकर गोद में लेकर उसके शरीर का जो सर वाला हिस्सा है थोड़ा ऊपर रख के उसको दूध पिलाया जा सकता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, यानी कि 0 से 6 माह तक तो बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर ही पलता है, लेकिन 6 माह के बाद में बच्चे का कुछ ऊपरी आहार चालू कर दिया जाता है, जो उसको अनुपूरक आहार भी हम कह सकते हैं। उसी अनुपूरक आहार के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से दिया जा सकता है। अनुपूरक आहार, जिसमें अगर देखा जाए तो 5 से 6 माह का जो शिशु है उसके लिए अनुपूरक आहार के अंतर्गत ताजे फल जो रहते हैं, जैसे कि संतरा है, मौसमी है, इनका रस दिया जा सकता है, ऊपरी दूध दिया जा सकता है, नारियल पानी,
टमाटर, गाजर का रस बच्चे को दिया जा सकता है। चावल का पानी भी बच्चे को दिया जा सकता है। यानी कि शुरू में जब बच्चे को वैसे तो बच्चा सिर्फ माँ का दूध ही आसानी से पचा पाता है, लेकिन 6 माह के बाद में बच्चे की जो पोषण की जो मांग है वो और बढ़ती जाती है, क्योंकि उसका शारीरिक विकास हो रहा है, वजन वृद्धि के लिए, शरीर के निर्माण के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में उसको ऊपरी आहार दिया जाता है। शुरुआत को में बच्चे को तरल पेय जो होते हैं वो दी के बच्चे को भोजन खाने के प्रति उसकी आदत दी जाती है, जिसमें संतरा, मौसमी का रस है, ऊपरी दूध है, नारियल का पानी है, चावल का पानी, दालों का पानी वगैरह बच्चे को दिया जा सकता है। 6 से 7 माह होने पर बच्चे को अगर देखा जाए तो सूजी की खीर, दाल सब्जियों के जो सूप हैं वो बच्चे को दिया जा सकता है। पतली खिचड़ी बच्चे को दी जा सकती है। दलिया, दही बच्चे को दिया जा सकता है। उबला मसला हुआ आलू, ये जो चीज़ें होती है धीरे धीरे बच्चे को अर्ध तरल जो चीज़ें होती है, जो पूरी तरीके से तरल ना हो के या पूरी तरीके से ठोस ना हो, वैसी चीज़ें दी जा सकती है, जिसमें सूजी की पतली खीर है, दाल सब्जियों के जो सूप है, पतली खिचड़ी है, दलिया है, दही है, उबला हुआ और मसला हुआ जो आलू है या मसला हुआ केला भी दिया जा सकता है। फिर आ जाता है 7 से 8 माह में। 7 से 8 माह में घर में जो पके हुए भोजन हैं, जैसे कि दाल, सब्जी, रायता, उसके अलावा जैसे कि मसली हुई मुलायम रोटी, चावल, बिस्किट, टोस्ट वगैरह जो चीज़ें हैं ऐसी बच्चे को दी जा सकती हैं, क्योंकि 8 माह तक बच्चे के कुछ एक दांत निकल आ जाते हैं और मसूड़े भी बच्चे के कठोर होने लगते हैं, तो बच्चा आसानी से इनको चबा सकता है और उपयोग में ले सकता है। 8 से 10 माह तक होते हुए बच्चे को मुलायम जैसे कि उबला अंडा वगैरह है, उसके अलावा सूप वगैरह भी दिया जा सकता है। और 10 से 12 माह की उम्र तक रोटी, सब्जी है, दाल चावल हैं, आदि जो चीज़ें हैं बच्चे आसानी से चबाना और खाना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग उम्र के पड़ाव में बच्चे को अलग अलग चीज़ें दी जा सकती हैं और बच्चे को खाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अनुपूरक आहार देते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चे को जब अनुपूरक आहार शुरू किया जाए, तो क्योंकि बच्चा शुरुआत में वैसे भी माँ का दूध पीता है, तो इन सब चीज़ों को सीखना और खाना मुश्किल से सीख पाता है। तो तरल पेय पदार्थ से ठोस पदार्थ की अर्ध तरल और अर्ध तरल से ठोस पदार्थ की ओर बढ़ना चाहिए। अब आता है कि जब तरल पेय पदार्थ दिया जाता है तो किन किन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले जब बच्चे को अनुपूरक आहार दिया जा रहा है तो हमेशा तरल से शुरू करें। जब तरल पीना सीख जाए बच्चा और बच्चा रुचि लेता है तो उसको अर्ध ठोस की ओर ले जाए, और अर्ध ठोस से जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसको ठोस आहार खाना सिखाया जा सकता है। शुरुआत में बच्चे को कम से कम मात्रा में अनुपूरक आहार दिया जाना चाहिए। जब बच्चा खाना सीखता है, रुचि लेता है, तब उसकी जो धीरे धीरे मांग जो है उम्र के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। अनुपूरक आहार हमेशा बदल बदल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक ही तरह की जो भोज्य पदार्थ है बार बार नहीं खाता है और वो बार बार थूक देता है, और बच्चे को उसमें कई बार उसको पसंद नहीं आता है, तो बच्चे को अनुसार उसको बदल कर दिया जाना चाहिए। मीठे भोज्य पदार्थ का कम से कम उपयोग करना चाहिए। धीरे धीरे शुरुआत में मीठे से लेकर उसको धीरे धीरे हल्के हल्के तीखे से हल्के मिर्च मसाले वाले की ओर ले जाया जा सकता है।
साथ ही जब बच्चे को भोज्य पदार्थ दिए जा रहे हैं तो उन भोज्य पदार्थों को बेहद सफाई से बनाया जाना चाहिए, बच्चे की रुचि के अनुसार बनाया जाना चाहिए। अलग अलग आकृति आकार देकर उसको भोज्य पदार्थ को बनाकर बच्चे को दिया जा सकता है। बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पचाना सीख जाता है तब उसकी मात्रा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। बच्चे को खेल खेल में अनुपूरक आहार खिलाना सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा शुरुआत में नहीं सीखता है, खेल खेल के माध्यम से बच्चा खाना सीख जाता है। बच्चे को कभी भी जैसे शिशु को डांट डपट कर या ज़बरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। बच्चे को जितनी भूख है उतना ही उसको आहार दे। अगर बच्चा थूकता है या फेंक रहा है या रोने लगता है, आहार नहीं खाना चाहता है, तो उसको दूसरी चीज़ें दी जा सकती है, उन आहार को बदला जा सकता है। बच्चे को जब आहार दिया जाता है तो सामान्य तापक्रम पर होना चाहिए, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं देना चाहिए, बासी भोज्य पदार्थ नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चे को हमेशा बच्चे को ताज़ा बनाकर दिया हुआ भोजन ही दिया जाना चाहिए। अगर बच्चा जैसे कि किसी भोजन के प्रति अरुचि दिखाता है, खाना पसंद नहीं करता है, तो कुछ समय के लिए उस आहार में परिवर्तन करके दूसरे तरह का आहार दिया जा सकता है और पहले वाले आहार पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती है। जैसे जैसे बच्चा अनुपूरक आहार पचाना सीख जाता है, उसमें खाने की आदतें अच्छी से विकसित हो जाती है, तो वो स्वयं भरपेट खाना सीख जाता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़े वैसे वैसे उसकी उम्र के अनुसार आहार की मात्रा को भी बढ़ाया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा कि शैशवावस्था में बच्चे की पोषण की क्या मांग होती है, स्तनपान के क्या लाभ है, अनुपूरक आहार कैसा देना चाहिए, किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। आज का हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। वे जल्द हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।